वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। और हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे आज मौसम की तब्दीली के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स आपको दरपेश होते हैं उसके हवाले से कुछ डिस्कशन इस्तेमाल के हवाले से। अभी शाह साहब ने हमें एक बूटी बताई, ये गुले ज़ूफ़ा बताया। इसका आपको जो शानदार बना के पीना है, आपको रात को और दिन में, सुबह दो टाइम, आपने दिन में दो मरतबा आपने किसी भी वक्त पी लें, एक कप सुबह एक कप शाम। अब वो आप पिए, इससे आपको एलर्जी हो या एस्थमा का प्रॉब्लम है तो आपका वो प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह रब ने चाहा तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ये जो दूसरी चीज़ आप लेकर आए हैं ये क्या अच्छा, एक चीज़ मैं वो क्लियर करना चाहूँ। जिस तरह पहले हमने दालचीनी के कहवे की बात की ना, सब्ज़ चाय में डाल के पीने से अगर वो ये पीती रहती हैं तो इससे अगर वो मुतमईन नहीं होते, बाज़ लोग कहते हैं ना इससे मज़ीद बेहतर हो। तो कोशिश होती है हर इंसान की खूब से खूब तर। तो जिस तरह मैंने बनफशा के पत्तों का कहवा बताया, एक कप सुबह, वो एलर्जी के लिए, छींकों वाली एलर्जी के लिए, जिसे साइनसाइटिस कहते हैं। इसका एक और आता है गुले बनफशा, यानी बनफशा के फूल, उसका कहवा बना के पियेंगे इस मौसम में, मौसमी बुखार और इन तकलीफ़ों से बचने के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। गुले बनफशा। ओके। और अब क्या, जब हम इसकी बात करें तो इस मौसम का जो बुखार है वो भी जो है बड़ा अक्सर तकलीफदेह साबित हो जाता है। टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मलेरिया इवन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर दे रहे हैं तो आप ज़रूर कराएं, क्योंकि 2-3 दिन में मौसमी बुखार उतर जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर उसकी शिद्दत बढ़ रही है, वो नहीं उतर रहा, तो फिर आपके लिए टेस्ट कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्नोज करें कि वजह क्या। लेकिन शायद साहब, ये जो मौसमी बुखार है, हमने 12 इस पर बात की, लेकिन अब जब बात हो रही है तो उसके लिए कोई रेमेडी है? जी बिल्कुल, उसके लिए गिलों की लकड़ी, गिलों की लकड़ी, गिलों की लकड़ी पंसार शॉप में मिल जाती है। 1 इंच का टुकड़ा गिलों की लकड़ी और आधी चम्मच अजवाइन 1 कप पानी के अंदर रात को भिगो दें। 1 कप पानी के अंदर रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। इसको कोई पकाना नहीं है, छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, 3 दिन पीना है। हर किस्म का मौसमी बुखार हो, इसके अलावा सर्दी का बुखार हो या गर्मी का बुखार हो, या आप अक्सर हड्डियों में बुखार रहता हो, गरम गरम रहती हो, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हड्डियों का बुखार भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को होता है ना, थर्मोमीटर पर नहीं आ रहा होता बुखार, लेकिन हाथ पांव जल रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं, बुखार वो आपका जिस्म का वो जो आपको बाद लोगों को एक मखसूस टाइम में बुखार चढ़ता है, जैसे शाम के टाइम में, रात के टाइम में, सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में। रात को बुखार चढ़ जाता है। जी, ये एक फीलिंग्स होती हैं बॉडी में, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है। ये जो अभी आपने बिल्कुल, गिलों की लकड़ी और अजवाइन का, ये चीज़ दूर होगी। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ दिखाने के लिए लाया था कि जैसे अक्सर लोगों को फालतू बाल हो जाते हैं चेहरे पे, तो उसके लिए मैं एक नुस्खा बताता रहता हूँ अक्सर। उसमें था सुरनजान तलख, किस्ते शीरी, ये दोनों 50-50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 20 ग्राम, रोगन खस 1 तोला। इनको मिला के पाउडर बना लें। जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बना के फालतू बालों पे रात को लेप कर लें, सुबह धो लें। 1 टाइम रोजाना करना है 2 महीने तक। ये आस्ते आस्ते बारीक होके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लगा के इसको आप सो जाएं? मतलब ये सूखने के, ये जब खुश्क हो जाता है ना, झड़ जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं ना मास्क की तरह हार्ड नहीं, हार्ड हो जाएगा? नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो किस्तें शीरी डल रही है वो ये होती है। अच्छा, मुझे लगा ये आप ड्राई जो है वो जिंजर, अदरक लेकर आए हैं। नहीं, अदरक नहीं है ये, बिल्कुल देखें लकड़ी बहुत साफ शफाफ सी, जबरदस्त। इससे ये वैसे लगती ऐसे ही है कि ड्राई जिंजर है, मतलब जो सूखी हुई जो अदरक होती है उसकी जैसी ही है ये, जबरदस्त। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं? किस्ते शीरी। इसे किताब हिकमत के अंदर किस्तुल बहरी भी कहते हैं। किस्तुल बहरी मुश्किल नाम है। नहीं, मुश्किल क्या है, ये जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको और आप एक बार इसका इस्तेमाल दोबारा बताइए। देखिए, किस्ते शीरी 50 ग्राम, सुरनजान तलख 50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 20 ग्राम और रोगन खस 1 तोला। इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं और फालतू बालों पे लेप कर लें। रात भर लगा रहे और सुबह के टाइम धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है 2 महीने तक। आस्ते आस्ते ये जो फालतू बाल होते हैं ना, फेशियल हेयर, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। ये परमानेंट सोल्यूशन है इसका। और अक्सर लोगों के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से पीरियड 2-2 महीने नहीं आते हों, उस वजह से भी ये फालतू बाल आ जाते हैं। उसको रेगुलर करने के लिए गाजर के बीज, उसे साफ करके पाउडर बना लें
और आधी चम्मच सुबह निहार पेट पानी के साथ लें। ये लगातार 2 महीने तक लें और अपने ख़ास वक्तों पे से रोक दें। इंशाल्लाह ये भी रेगुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी फैल जाती है। अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए बड़ी अच्छी रेमेडी, आप इसे ट्राई कीजिएगा। शायद साहब मुझसे किसी ने पूछा था कि अक्सर ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होता है खाना बनाते हुए, जिस तरह आपने अब जो है वो कवर उठाया तो स्टीम लग गई या हाथ जल गया आपका, तो निशान पड़ जाते हैं। अक्सर ख़वातीन के आपने हाथों पे देखा होगा, यहाँ पर जो है वो जलने के निशान होते हैं। तो वो कुछ ऐसे स्कार्स होते हैं जो जाते ही नहीं हैं जलने के, तो उसके लिए कोई इस तरह की चीज़ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो हाथों से निशान चले जाए? देखिए, उसको जो जले हुए के निशान होते हैं, जो छोटे छोटे से बने हुए होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए गुले ख़त्मी। गुले ख़त्मी? जी हाँ, अच्छा। गुले ख़त्मी 50 ग्राम। नाम संदल ही इसका पाउडर ऐसा है, ख़त्म करने ख़त्मी। हाँ। संदल पाउडर सफ़ेद वाला 50 ग्राम, जौ का आटा 50 ग्राम, और इसमें भी उपटन 100 ग्राम डलेगा। ठीक है। इनको मिला के पाउडर बना लें और इसमें 1 तोला रोगन खस हर किस्म के निशानों को भी ख़त्म करती है, प्लस फालतू बालों को भी ख़त्म करने में मदद देती है। ठीक है। तो इनको मिलाकर पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब या दूध में पेस्ट बनाएं, मुतासरा जगह पे लेप कर लें, फिर 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर स्प्रे करें पानी का और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रोज़ाना करना है और तकरीबन महीना 40 दिन करें। आस्ते आस्ते वो लाइट होते होते ख़त्म हो जाएगी। ओके राइट, तो ये तो बड़ी अच्छी रेमेडी है। हाथों पर हो रहे होते हैं इस तरह के कुछ लोगों की, ख़वातीन के स्पेशली बड़े निशान होते हैं, बड़ी मेहनत से मोहब्बत से वो काम कर रही होती हैं, और माएँ तो बताती भी नहीं है कि हाथ जल गया या कुछ है, वो वैसे ही खाना भी बना रही हैं, रोटियां भी बना रही हैं। तो सलाम है उन तमाम ख़वातीन को जो घरों में रहती हैं, किचन के काम करती हैं, अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हैं मोहब्बत के साथ। आप लोग भी किसी से कम नहीं है। मत सोचा करें कि हम कहते हैं ना ख़वातीन अक्सर कह रही होती हैं हम तो सिर्फ हाउस वाइफ हैं घर का, आप लोग 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। सलाम है आप लोगों को, उनको भी सलाम जो ख़वातीन बाहर जाकर बाहर का भी काम करती हैं, फिर घर आकर घर का भी काम करती हैं। वो तो किसी को कह भी नहीं सकती मुझे चाय पिलाओ। जो हमारे मर्द हैं वो तो घर आते हैं ऑफिस से, तो उसके बाद कहते हैं अब मैं बिल्कुल नहीं हिल सकता, अब मेरी जो घर की खातून है वही मुझे चाय पिलाएंगे। लेकिन वो जो घर की औरत है जो बाहर जाके काम करके आती है, वो आती है बस आने के बाद उसको ये होती है बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है। तो इसलिए ये दोनों अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमें दोनों को जो है वो सराहना चाहिए। बात निकली तो मैंने कहा ये बात भी कर लूँ। जैसा आप वैसे होता है किचन में कभी आपका जाना, कोई काम वाम करते हैं आप किचन का? बहुत कम, बल्कि ना मुझे याद नहीं है। हाँ। मैंने 1-2 बार चाय बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मज़े की नहीं बनी। मज़े की नहीं बनी, तो इसका क्रेडिट आपकी घर की ख़वातीन को जाता है ना कि आपको कभी इस तरह की सिचुएशन ही नहीं आई कि आपको ज़रूरत पड़े। एक गाड़ी होती है ना, उसमें तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। कोई भी चीज़ अगर जैसे बच्चे हैं, फैमिली है, कोई एक भी बीमार होता है या डिस्टर्ब होता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रू ट्रू। तो अगर आपकी वाइफ जो हैं वो जो है फिट है, सपोर्टिव नहीं है, अगर वो फिट हैं तो आपके बच्चे सेट हैं। बिल्कुल। तो मतलब होम मिनिस्टर का ख्याल रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका सेहतमंद होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका जहनी तौर पर फ्रेश होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम ये समझते हैं ना घर की औरत है उसको तो जितना परेशान कर लो, जितना तंग कर लो, नहीं, आप उसको जितना खुश रखेंगे उतना आपका घर अच्छा चलेगा, उतने अच्छे आपके बच्चे जो हैं उनकी परवरिश, उसे जितना आप समझेंगे डेफिनेटली। उसे समझना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान काम है, सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सना, अगर किसी भी इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए अगर कोई डांट लेके तुमने ये कर दिया, आगे से पलट के जवाब देना कि ये हो गया वो, और झगड़ा लंबा हो जाता है। उसे खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये आइंदा नहीं करेंगे। ये बात आपने अच्छी की शायद, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आइंदा आपको जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलूंगी सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो 2 मेहमान, बड़े ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो शख्सियत हैं, इनको जब स्क्रीन पर देखते हैं
तो मैं ये सोचती हूँ कि एक इंसान को रब इतनी सलाहियतें कैसे देता है कि वो जिस भी करैक्टर में होता है हमें लगता है कि ये ऐसा ही है, इसकी ज़िंदगी ऐसे ही है, ये ऐसा ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सदियाँ भी, सालों गुजर जाते हैं और ये डेकेड्स गुजर जाते हैं, लेकिन एक शख्स अपने करैक्टर के नाम पर जाना जाता है, उसका करैक्टर ही उसका नाम और उसकी पहचान बन जाता है, उसकी अपनी शनाख्त कहीं पीछे रह जाती है। मुझे लगता है ऐसे लोग जो हैं वो बड़े सालों में पैदा होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं, चाहे वो आर्ट की किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों। तो ये भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं और हमारे पास बाकायदा इंस्टीट्यूट तो मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के काम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है वो दिखाए जाते हैं और इनके काम को दिखाकर पढ़ाया जाता है कि दिस इज़ एक्टिंग। ये है काम कि आप अपने आप को, अपनी शख्सियत को पीछे रखें और जो आपको निभाने के लिए करैक्टर पर्दे पर दिया जा रहा है उसको आप अपना लें और अपने अंदर समा लें। मैंने जब भी इनको पर्दे पर देखा मुझे बहुत खुशी हुई और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने जुमलों से, अपने अंदाज से लोगों के गमों को चुरा के उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश करते हैं, चाहे अंदर का मौसम कैसा भी हो। बाहर में अंदर ख़िज़ा हो, लेकिन इनकी कोशिश यही होती है कि मुस्कुराहटें बिखरें। मेरी इनसे पहली मुलाकात है, मैं बड़ा आज ऑनरेबल फील कर रही हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी मिस्टर आफ्ताब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों, बहन भाई बुजुर्गों को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। इसके बाद बड़ा अल्लाह का करम है और आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ कह दिया। सही लेकिन इस मुल्क की बदनसीबी है कि जो टैलेंट है उसको छुपा देते हैं। मैं तो नहीं, अपने लिए नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला जी, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि टैलेंट को आप रखें ताकि उसकी तजर्बे से आने वाले आर्टिस्ट फ़ायदा उठाएं। वेरी ट्रू, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। सर से आज काफ़ी सारी बातें रहेंगी, हम बहुत सारी बातें इनसे सीखेंगे भी। लेकिन एक और बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी, वैसे तो आप देखते होंगे कि 9 बजे के प्रोग्राम में बड़ा शोर शराबा होता है प्राइम टाइम में, लेकिन ये भी जहाँ होते हैं ना, वो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो इंसानियत को घुटता हुआ नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि चाहे खामोश हो, मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं बोलूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा। और मेरे ख्याल से यही ज़िंदगी की और एक अच्छा होने, इंसान होने की जो है वो अलामत होती है। और इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी इनको मौका मिला, इन्होंने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आवाज़ उठाई है। रब ने इनको मौका दिया कि ये कोर्ट तक पहुँचते हैं यकीनन और लोगों को इंसाफ भी दिलाते हैं। बेशुमार प्रोग्राम्स आपने इनके देखे हैं और लोग बड़ी दुआएँ भी इनको देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप ठीक है माशाल्लाह। बड़ी खुशी होती है कि अगर मीडिया नहीं होता तो ये इंसानी हुकूक के लिए जो काम कर रहे हैं या इनके लिए जो कोशिशें कर रही हैं तो कैसे पता चलता है और ये आवाज़ किसके ज़रिए उठा देते हैं? आप ही लोग जो आवाज़ उठाते हैं और हम चीखते हैं और उकाम बाला सुन लेते हैं और लोगों को रिलीफ मिल जाते हैं। तो ये मैं कहता हूँ क्रेडिट मीडिया को जाती है। डेफिनेटली, और ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है ना कि अगर कुछ कर सकते हो तो एक्शन करो, नहीं कर सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते तो कम से कम दिल में उस चीज़ को बुरा कहो। तो इसमें डेफिनेटली जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा, अब हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि लीगल इशूज़ जो हैं वो कादिर खान मंदुखेल साहब के साथ डिस्कस करते रहें। आज मैं चाहूँगी आज हम ये जो ग्रेट पर्सनैलिटी है थोड़ा सा क्योंकि आज हम दोनों ओवर शेडो हो जाते हैं और तमाम लाइट जो है ना आज की लाइट वो हम आफ्ताब साहब की तरफ रखते हैं। सर मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगी सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी आपने मुझे बताया कि माशाल्लाह से 30 साल हो गए आपको इस फील्ड में, तो सर ये कैसा था? यही इसी तरफ आना चाहते थे या कुछ और इरादा था, इरादतन इस तरफ आए, क्या हुआ था? नहीं, इरादा था। हाँ, बाज़ लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं अचानक आया। अचानक नहीं, अचानक आया तो कितने वो गट्स थे। अचानक तो बेचारे इतने लोग आते हैं हाँ। जिनमें गट्स नहीं होते तो वो अचानक ही चले जाते हैं। ट्रू। पहले मैं स्टेज ड्रामों में काम करता था, मेमनी में किया, फिर उर्दू में किया, फिर हर एक से मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे पीटीवी पे ले जाओ। उस वक्त पीटीवी चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और वही था मगर कोई नहीं ले जाता। बड़े बड़े नामवर उस वक्त के आर्टिस्ट, रज़ाक राजू मरहूम और काजी वाजी साहब, जो भी कोई मिलता था तो मैं सिर्फ ये कहता था मुझे पीटीवी दिखाओ। यूसुफ अली मरहूम को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह था, इज़ माई टीचर। वो मुझे लेके गए कि चलो भाई ठीक है। हारून दिन साहब ने एक स्टेज प्ले देखा, मुझे बोलना था उस ड्रामे में 1 2 3, सिर्फ ये मेरे डायलॉग थे 1 2 3, लेकिन मैं खुश था कि मुझे टीवी में काम मिल रहा है। 1 2 3 को नहीं देख रहा था और मैंने जाते ही मैं पहले टीवी को यूँ देख रहा था कि ये टीवी स्टेशन होता है, ये कैमरे होते हैं, बड़ा खुश। अब कुर्बान जिलानी मरहूम साहब उस वक्त फर्स्ट टाइम उस
सेट पर थे, उनके सामने ये काम करना था। उन्होंने बोला दिस इज द वे ऑफ फॉरेस्ट। अभी तो वो आधा भी नहीं बोल पाए थे, मैंने 1 2 3 हारून साहब ने कहा, मरहूम ने, कि क्या कर रहा है सही, क्या तो करिए। यूसुफ अली साहब पर वो बड़े हैंगी हुए, वो बड़े गुस्से वाले थे। वो उसने कहा सर मैं समझाता हूँ। यूसुफ अली ने मुझसे कहा कि आप जहन में दिल में आहिस्ता से 10 तक गिनेंगे। अब मैं 10 इतनी देर तक गिनता रहा कि जैसे 100 गिने मैंने। अरे बोला ये क्या कर रहे हैं? फिर यूसुफ अली साहब ने कहा यूँ करेंगे। मैं यूँ करूँगा, मुझे कहा। वो भूल गए, सिगरेट बहुत पीते थे, वो यूँ भूल गए। फिर हारून साहब ने कहा चलो ठीक है। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, चुप आफ्ताब आलम डायलॉग याद कर रहे हैं, क्योंकि डायलॉग भी नहीं थे, स्क्रिप्ट भी नहीं थी। लेकिन उस प्ले ने इतनी कामयाबी दी कि आई एम द लकी कि फर्स्ट प्ले में ही मुझे एक टाइटल मिल गया जानू जर्मन का, जो अभी तक नहीं हटा। डेफिनेटली वो आपके साथ है। और ये बताइए मुझे खान साहब, ये जो ऐसे लोग हैं, ये जिनके लिए भी मैं बात भी करी थी, यकीनन हमारे अल्फाज कम, शायद पूरे एक प्रोग्राम तो बहुत ही कम होगा इनकी शख्सियत के बारे में या इनके काम के बारे में बताने के लिए। लेकिन जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो ये भी तो इंसानियत है ना, कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं, तो हम एटलीस्ट उसको वो वैल्यू तो दें, वो इज़्ज़त तो दें, वो क्रेडिट तो दें। लेकिन हम जाने वालों को याद करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जो हैं उनको भी तो सराहना चाहिए ना। देखिए, मैं अभी यहाँ पे आने से पहले इनसे डिस्कस कर रहा था कि क्या बात है कि जो हमारे कॉमेडियन हैं, हाँ, वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। हाँ। जितने इंडिया के चैनल से आते हैं तो हम बड़े शौक से भी देखते हैं और उनमें हमें अच्छा भी लगता है और सब कुछ होता है। तो ऐसा क्यों है? तो बहरहाल बहुत सारी वजूहत है, लेकिन हम लेकिन एक चीज़ ये होती है ना कि कॉमेडी जो उस वक्त PTV था, बहुत सारे प्रोग्राम थे, हम छोटे थे देखते थे, वो अलिफ नून नन्ना के। तो आजकल भी क्योंकि काम की थकावट की वजह से और मसरूफियात की वजह से और पूरे शहर की टेंशन की वजह से, तो उस हवाले से जो ना वो मैं 2 ही प्रोग्राम देखता हूँ ज़्यादातर, या न्यूज़ या कॉमेडी का। हाँ। अच्छा, वो कॉमेडी का ये होता है कि थोड़ा सा बंदा आधा घंटा भी देख लेते तो फ्रेश हो जाता है, गपशप हो जाती है, वो पूरा थकन बंदा जो अपनी दुख दर्द है वो सब भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि हमारे एक वकील साहब थे, उसने बोला कि वकील सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो देखो आपकी भी ऐसी निकल गई ना, तो मैं भी ऐसा सुनो मैं आगे तो सुनो, आगे जुमला तो सुनो। वाह वाह वाह। तो मैं रुक गया, मैंने कहा यार ये क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला? बोले वकील सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा सबसे पहले दोज़ख में वकील जाएंगे, मैंने इसको बोला। फिर मैं रुका, मैंने कहा नहीं यार, साहब ने बोला है कुछ न कुछ, उसने कोई लॉजिक है उसमें। तो मैंने बोला यार आपने कैसे बोल दिया कि वकील सबसे पहले जन्नत जाएंगे? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले दोज़ख में ही वकील जाएंगे। कहेंगे देखिए लोग अपनी मुसीबत जो ना पैसे खर्च करते हैं, अमेरिका तफरीह इधर उधर जाता है, पैसे खर्च करके अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हम पैसे खरीद यानी लोगों की मुसीबतें पैसों से खरीदते हैं। लोग मुसीबत लेके आता है, हम उसे फीस ले लेते हैं, वो घर में जाके आराम सो जाता है कि वकील जाने उसका काम जाने। हम सारी रात सोचते हैं कि अब सुबह जज से क्या बात करनी है, पुलिस वाले से क्या बात करनी है, सरकारी। तो हम तो मुसीबतें पैसों से खरीदते, तो हम पहले जन्नत में नहीं जाएंगे? लॉजिक तो सही है। तो हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है कि हम तो मुसीबतें खरीदते हैं। तो जब उस सूरत में हम खरीदते हैं तो हमें फिर आफ्ताब आलम या दूसरे जो हमारे उमर शरीफ या शकील या बहुत सारे अच्छे कॉमेडियन हैं, उनकी ज़रूरत है ताकि थोड़ा हमें हंसाए, ताकि हमें कौन रिलैक्स करेगा, हमें कौन जो ना तफरीह देगा ताकि हम खुश हो जाए। डेफिनेटली। और अभी आप बात करें ना सर, मुझे आप तो देख, मैं इस पर वकील साहब को एक थोड़ा सा जवाब देता हूँ, गुस्ताखी माफ, क्योंकि ये दीनी मामलात हैं, इसमें आदमी नहीं बात करता, लेकिन जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कि सबसे ज़्यादा एडवोकेट या वकील दोज़ख में होंगे। अच्छा। ये हम लतीफ़ा अक्सर कभी सुना। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह यह है कि क्योंकि केस वही लड़ेंगे ना हमारा। हाँ। हम भी वही होंगे तो केस वही लड़ेंगे। जन्नत में कोई केस क्यों लड़ेगा हमारा? हम तो जन्नत ही हो गए, अप्रूवल हो गई हमारी। लेकिन ये जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है। आप कुछ पूछ रही हैं? जी, मैं कह रही थी आज मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन शायद मैं यकीनन यही जुमला इस्तेमाल करूँगी, खुशनसीबी रही मेरी लियाकत सोल्जर साहब के साथ बड़ी मुलाकात रही। तभी आपके अंदाज से ना मुझे वो याद आ गया। ये देखें, ये एक मोहब्बत की भी बात होती है। फिर मैं आप भी मेमन हैं आप, और वो भी उनका भी ताल्लुक मारवाड़ी, लेकिन मैं एक अंदाज, एक होती है ना, एक अपनायत, एक मिठास सी होती है। तभी मैं आपकी बात सुन रही थी ना, तो मुझे एकदम से उनका चेहरा और उनका अंदाज याद आ रहा था, जिस तरह वो बात करते थे, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती थी। तो वो ये
बड़े बड़े खास लोग हैं जिनको हम खो चुके हैं और वो हम में नहीं है, लेकिन अब हम उनको याद करते हैं। इसी तरह उनकी कुछ खूबसूरत, मुझे बताया आफ्ताब साहब, ये जो सफ़र था आपका, इसमें आपने स्टेज भी किया, आपने टीवी भी किया, आपकी स्टैंड अप कॉमेडी बड़ी बेहतरीन रही। सबसे ज़्यादा बेस्ट मीडियम आपको कौन सा लगा जिसमें आप बड़े खुश हुए, वो ड्रामा करके या आपने स्टेज किया? तो अच्छा देखिए, जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक है, हर ड्रामे में जो हम करेक्टर करते हैं तो हमें लगता है कि हम इसी पर बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद दूसरा करेक्टर मिलता है तो ये एंड नहीं है इसका कोई, कि मैं इसके बाद ख़त्म, फारिग हो गया, पागल का रोल कर दिया तो बस अब इससे बड़ा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस मीडिया का एक कमाल है, जो अभी आपने बिटवीन द टॉक किया कि लियाकत सुल्तान, इज माय टीचर, उसने डायरेक्शन भी करता था और बड़ा कमाल था, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए। बात ये थी कि वो हम लोग है फिल वदी, मैं होस्टिंग करता हूँ और सबसे मुश्किल काम जो है ना वो मतलब होस्टिंग या ड्रामा स्टेज पर, क्योंकि उसी वक्त हमें रिटर्न मिल जाता है। टीवी में काम करने के बाद रिटर्न ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई आर्टिस्ट फ्लॉप होता है तो उसे नेक्स्ट ड्रामा नहीं मिलता, बस इतना होता है। लेकिन वहाँ तो उसी वक्त एट ए टाइम आपको रिप्लाई मिलता है, वो भाई वो। तो हम होस्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, या ड्रामे में काम करना ऑन द लाइव शो में वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल कुछ भी चीज़ नहीं है। सर ने एक बात की कि हम भूल जाते हैं, बराबर पड़ोसी मुल्क में बड़ा याद करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वहाँ जाने वाले 2-3 होते हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, सपोज। लेकिन पड़ोसी मुल्क में पजीराई होती है। आपने जैसे अभी कहा ना कि यहाँ पर हम आर्टिस्टों को भूल जाते हैं। एडवोकेट साहब, एक सच्ची बात बताता हूँ कि पड़ोसी मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, प्राण साहब जो अभी नहीं है, वो उसको एक फिल्म की ओपनिंग करवा रहे थे, या अगर आपने वीडियो देखी हो। अच्छा, वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनके हाथ में एलर्जिस थी, ये उससे नारियल, वहाँ नारियल तोड़वाते हैं ना, नारियल तोड़ा, बड़े बड़े आर्टिस्ट एट प्रेजेंट एट ए टाइम, और वो इस तरह खड़े हुए। फिर सबने एक चेक उन्हें दिया 10 लाख रुपीस का और कहा कि ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन तोहफा हमारी तरफ से कबूल करें। और हमारे यहाँ अल्लाह गनी, अगर लास्ट टाइम पे कोई आर्टिस्ट निकलता है तो अबे हाँ यार तू क्या क्या किया सारी ज़िंदगी, उसको ये जवाब देते हैं। लेकिन हम लोगों के पास बड़ा अल्लाह का करम है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जिस मुकाम पर हैं, अल्लाह ताला आपको हयाती दे, लेकिन आपने मेरे साथ जो रेस्पेक्ट की, ये हमारे पास बहुत बड़ा है। आपको कोई केस की लालच नहीं है, अल्लाह ना करेगा आपको ये हो कि मैं आपके कोर्ट में रहूं। हम किसी को ऑफर भी नहीं कर सकते हैं इस बात की, काम खिदमत तो बता दो। आप लोगों से तो डर लगता है, मैं तो खुद कहती हूं, पुलिस वाले या ये लोग आते हैं, हम कहते हैं अल्लाह आप लोगों के दर पे ना लाए, किसी को ना लाए। आप लोगों के कोर्ट वीरान रहे, ये जो है ये थाने वीरान रहे, मैं तो ओल्ड हाउसेस वाले आते हैं ना। डॉक्टर और वकील का ये ना कि किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरा एक गाँव खिदमत तो बता दो। अल्लाह हो गया। लेकिन मेरा एक केस आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि आप अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से अपने घर पे रखी हुई है, क्या अगर दूसरी करें तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, इस्लाम में तो 4 की इजाज़त है। इसका मतलब मैं भी चलती हूँ। अच्छा, मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ये कौन सा केस आ गया, ये है माशाल्लाह से, ये फिल्मपति जो चीजें आती हैं, आप बेफिक्र हो जाए, इस उम्र में मर्द ऐसी बातें करते रहती बीवी को डराने के लिए। ये नहीं सर, कुछ नहीं है, ये यकीन कर ले, कुछ भी नहीं कर देगा। यहाँ सर गलत कह रहे हैं, डराने के लिए नहीं करते, खुद डरे हुए होते तो कहते हैं कि मैं ये शायद कर लूँ, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल। एक इस पर एक बात याद आई है, बिल्कुल। एक मियाँ बीवी थे, उसकी बीवी अक्सर कहती थी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बोले बहुत करता हूँ, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारे गम में पागल हो जाऊंगा। उसने फख्र से कहा सच? बोले हाँ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? उसने कहा पागल से कोई तवक्को नहीं होती। पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो सर। तो ये जो माशाल्लाह से, क्या बोलूँ इसको, खुशगवार मैं बोलूँ या हादसा बोलूँ, ये जो भी था, ये 40 साल हो गए इसको। मेरी साथ जो आपकी शादी खुशगवार हटा दो तो मेहरबानी होगी। हादसा सही है, इसीलिए दोनों आप इसका मतलब ये भाभी टीवी नहीं देख रही इस वक्त। मैं सोच रही हूँ उन बेचारी के भी तो ख्यालात हमें जानने चाहिए ना, जब यहाँ पर ये तो ये कितना 40 साल हो गए माशाल्लाह शादी को अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बड़ा बेटा इंजीनियर है, और बड़ा अल्लाह का करम है, घर ये सब कुछ बीवी संभालती है। हम लोग ऐसे ही इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि हमारी बीवी से हम परेशान हैं, ये कुछ नहीं होता। परेशान होते तो मैं 40 साल से कैसे संभालूंगा? वैसे जो मैंने सुना हुआ है कि कॉमेडियन घर में सीरियस होते हैं, तो क्या कॉमेडियन घर में सीरियस होते हैं, ऐसी तफरीक करते हैं जैसे लोगों को खुश करने के लिए बातें करते हैं, तो घर में भी ऐसा करते हैं या घर में सीरियस होते हैं? सीरियस होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर वहाँ हम ये करें तो अल्लाह माफ़ करे, कोई हंसेगा भी नहीं,
और कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगी। हाँ वैसे कर्जा वैसे कोई ही ऐसे है। के भी नहीं और पेमेंट भी पेमेंट नहीं। भी मैं नहीं भी मिलेगा। घर में अगर किसी को समझा रही होती हूँ ना तो कहते हैं अपना शो बंद करो, सुबह जाके अपना शो करना। अरे आप अच्छी बात किसी, ये होता है घर में कोई आपको नहीं सुनता, आप जो भी हैं वो आप बाहर ही होते हैं, घर में कहते हैं तुम जैसे हो ना चुप करके बैठे रहो वैसे। लेकिन सर मेरी बीवी सुनती है। अच्छा मैं रात को शो खत्म करके आता हूँ उसके और बाद तकरीबन तकरीबन ना बेचारी के पास। अरे वाह वाह, तो वो क्या सुनती है। देखिए असर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मैं सुबह जब शो खत्म करके आता हूँ, सारी रात होस्टिंग करना, फिर प्रोग्राम में, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके जब मैं घर पे आता हूँ, नॉक करता हूँ, अल्लाह तेरे करोड़ एहसान है, वो ये नहीं पूछती कि वो खाना खाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, वो सिर्फ एक बात पूछती है, लिफाफा मिल गया। सर आजकल ये भी तो बड़ा मसला है ना। इस बात का कि पेमेंटें बांटता रहूं, उधर बांट के आया, या अच्छा अगर खुदा ना खास्ता मैं ये कह दूं लिफाफा नहीं मिला फिर तो उसे दरवाजा तलाश- वापस बंद कर लीजिए। नहीं दरवाजा बंद करती है, लेकिन पहले तलाशी लेती है। सर ये वहाँ शक में उनका ये वैसे तो character नहीं बिल्कुल जा रहा उल्टा है। सीन नहीं है, न खाने का पूछती है, न पानी का पूछती है, न कुछ, न ये पूछती है थके तो नहीं है, नहीं। न ये पूछते रास्ते में गाड़ी खराब तो नहीं है, नहीं। भाई ये बोलते लिफाफा वकील है कि- साहब annual- यहाँ एक पॉइंट उठता है, यहाँ करेक्टर मशकूक उनका नहीं इनका हो रहा है। चले, ये भी समझे, लेकिन एक उनका और अजमत दूं का कि अच्छा हो लिफाफा सकता है एक और बात है, भाभी इस वजह से मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, अच्छा। हो सकती है भाभी इस वजह से पूछ रही कि ये गया था कि मैं कोई ड्रामा करने या कहीं और तो नहीं कहीं गया, और तो तो लिफाफे से पता चले कि वाकई ये काम करके हाँ, आए कहीं ये इस मुझसे वजह ड्रामा से तो नहीं हो इस रहा। वजह से पूछ रहे हो। आपकी इस गुफ्तगू से पता चला कि आप वाकई सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। बगैर उसके देखे उसका केस लड़ रहे लड़ हैं। रहे यार हैं। मुद्दा क्या बयान कर रहा है उसकी नहीं सुन रहे। नहीं आपकी नहीं। नहीं सुन रहे, उनकी सुन रहे। अच्छा आ- एक चीज करती जी, है वो, उसका बड़ा प्यार है। एक चीज देखिए, जब लिफाफा दे दिया, मैं अपने बेडरूम में गया, फिर नथिंग, कोई शोर बाहर हो, ना कोई बच्चा रोने देगी, ना कोई पड़ोसी के बाद दरवाजा बंद, सारी रात चाहे सोए हुए हैं। लेकिन एनवलप नहीं दिया तो पड़ोसी के बच्चे को बुला के बिस्तर के बाद उसको चूटी भरेगी और रोना शुरू कर देगी, तो अब आप अंदाजा लगा दे। सर आपने घर आज क्या इरादे क्या है आज आप? बस यही है कि दुआ आज करो। ये लड़के आए घर से। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अब्दुल साहब, लेकिन कुछ जो जहाँ आपने ये बात कही वहीं जब खाने पीने की बात कहते हैं ना, मर्द के दिल का रास्ता तो मैदे से गुजरता है, ऐसा है? आप शौकीन हैं खाने पीने के? आप लोगों ये में तो बड़े बेचारा तो खाने पीने का शौकीन उस वक्त हो जो लिफाफा दे बोल तो रहे कि लिफाफा नहीं दूं तो कुछ नहीं बोलते। अच्छा इसी तरह एडवोकेट का भी होता है। अच्छा क्या होता है? आप अपनी हाँ, कहानी ये भी अभी सुन मैं रहे हैं। बता मैं सुनने के लिए रहा तैयार हूँ। हूँ। मैं एडवोकेट का बता रहा हूँ, बहुत रोब मारते हैं, दैट्स हाउ वी लॉ, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। जब अपने जज के सामने जाते हैं ना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ये एडवोकेट करते हैं। ये एक मरतबा एक चैनल पे अंसार बर्नी साहब की और मेरे शर्त लगी, अच्छा। कह रही आप बीवी से डरते हो, मैंने कहा नहीं डरता हूँ, मैंने कहा आप किससे? डरते अंसार अंसार भाई बर्नी से? साहब, अंसार बनी। तो कह रहे आप लाइव पे खड़े हो कि इस तरफ कैमरे के सामने खड़ा कर दिया कि आप बोले मैं नहीं डरता। मैं देख वैसे मेरी बीवी इस वक्त किचन में लगी हुई कि वो टीवी नहीं देख रही है, हाँ उनकी भाई देखते होंगे, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपनी बहन को बोल रहे मैं आपसे नहीं डरता। अच्छा मैं आके बैठ गया, तो मैंने कहा अब आपकी बारी है, अब आप खड़े होके बोल दे कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ बीवी से। कह रहे नहीं मैं बीवी से डरता थोड़ी हूँ, मैं तो इज्जत करता हूँ उनको। हाँ, गुड गुड गुड। एक बादशाह के दरबार में सारे दरबारी बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा आज मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ और उसका जवाब आपने सब ने सही देना है, बोला गर्दन काट दूंगा। सब बताओ कि सब बीवी से कौन डरता है? 99 लोग खड़े हो गए, साहब हम डरते। एक बैठा रहा, उसने कहा शाबाश, है ना कोई एक दरबार में ऐसा आदमी भी जो बीवी से नहीं डरता? बोले आप बीवी से नहीं डरते? बोले सर मैं तो बहुत डरता हूँ, जब मैं यहाँ आपके दरबार में आ रहा था उसने कहा था कोई ऐसी बात नहीं करना वरना मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। अच्छा जी, अब मैं बड़ी माजरत चाहती हूँ तमाम बीवियों से, पता नहीं क्या हो रहा है। आज एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं आपको पानी वानी पिलाती हूँ, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और आज बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे प्रोग्राम में, बड़ी दो ख़ास शख्सियत। आज आपको एडवोकेट साहब की भी बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी नज़र आ रही है, इसके साथ साथ वेरी फेमस और बड़े इज़्ज़त के लिए काबिल हैं हमारे लिए। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर। और अब मुझे पता है अब हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं ज़रूर जाते हुए आपसे वादा लूँगी कि आप दोबारा आएँ और आपको भी बुलाएंगे और ऐसे ही बैठ के जो है। अब थोड़ा ख़वातीन की तो आप लोगों ने बड़ी बुराइयाँ कर ली, लोग कह रहे होंगे हम
जिन्स की बुराइयां सुन रही है यहाँ पे बैठी हुई। सर ये बताएं कि आपने बेगम के लिए लिफाफे के अलावा उनकी याद रखते हैं? कोई वेडिंग एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कोई तोहफा ले गए, कोई गजरे ले गए, कोई फूल ले गए, ऐसा कुछ करते हैं आप? सच, अब मैं एक सच बात कह रहा हूँ। हाँ, कि मैं जहाँ पर भी बाहर शोज में जाता हूँ तो मेरी वाइफ साथ होती है। अभी भी अमेरिका जो जा रहा हूँ उसमें मेरी वाइफ साथ है। मुझसे अक्सर आर्टिस्ट ये पूछते हैं, यार ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ कि मैं अपनी हिफाजत कर रहा हूँ, कि अल्लाह ताला मुझे बचा के रखता है। क्योंकि बीवी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बचा के रखती है, बिगाड़ती नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी किसी रिक्वायर को पूरा नहीं करते तो फिर वो जो बदला लेती है ना, वो बहुत सख्त। नहीं तो ये आप अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं या उनकी मर्जी से हो जा रही है? नहीं, मैं अपनी अमेरिका मैं अपनी मर्जी से लेके जा रहा हूँ, ताकि उस वक्त भी अगर कोई प्रोड्यूसर इधर उधर हो तो वो उसको पहले कहे भाई मेरे शोहर के पैसे दे। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान जब निकाह करता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। इस बारे में कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसी बीवियाँ अता करे और सब मर्द इस तरह अपना फ़र्ज़ अदा करें कि उनकी भी बेटियाँ हैं। बिल्कुल। जब वो जाती हैं तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी बेटियों के साथ अगर जो मैं यहाँ ज़्यादती कर रहा हूँ अगर वहाँ हो गई तो। अच्छा सर, ये वैसे क्या था? ये फैमिली की तरफ से हुई थी या ये लव मैरिज थी? लव मैरिज होती तो मैं इतनी बुराई करता? अभी तक लव टूट चुका होता। नहीं, वो तो टूटने के बाद ही ऐसी बातें करते हैं। एडवोकेट साहब 40 साल हो गए तो आप तो टूट ही चुका होगे अभी तक। सर मुझे बड़ा अहम कटेरे में खड़ा किया। आप अपना भी तो हाल बताएं ना, आपके घर में जो है। मैं बताता हूँ केस के बारे में बताता हूँ। मैं केस के बारे में नहीं, इंसानी हुकूक के बारे में बताऊंगा। मुझे वो पूछे, ये भी इंसानी हुकूक ही है ना? ये आप बताइए कि इंसानी हुकूक तो ये है कि इस्लाम ये कहते हैं 4 बीवियों की इजाज़त है। तो मैंने एक की है तो ये तो देख लें, मैं तो बड़ा अच्छा काम किया देखो। हाँ, ये डराने के लिए तो हर मर्द ये कोड करता है कि देखें आप आराम से रहें, नहीं तो मैं दूसरी शादी। लेकिन वैसे मैं क्यों बताऊँ कि मैं बड़े खिलाफ हूँ दूसरी शादी के। और क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखे हैं कि जो 2-2 शादी वाले होते हैं, आप यकीन करेंगे वो जो औलाद होते हैं ना, वो किसी और के दुश्मन नहीं होते, अपने सोतेली बहन भाई के दुश्मन होते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखे। लिहाजा मैं तो यकीन करेंगे इस माहौल को देख के हो सकता है इंसान वो शादी कर लेता, लेकिन इन चीज़ों को देख के, अपनी औलाद की मुस्तकबिल को देख के मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं आता है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। और देखें प्रैक्टिकली आप लोगों को सोतेले बहन भाई को आपने नहीं देखे हैं जायदाद पे लड़ना, आपस में लड़ना और खामखा लड़ना। उन्हें नहीं, यानी किसी और से मुकाबला तो उसने करना ही नहीं, अपनी बहन भाई जो सोतेले उनसे करना है। तो ये एक पता नहीं क्या है, एक नफरत है। तो असल में हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। देखिए अब जब हम इस एज में है ना, तो मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा ख्याल रखेगी अपनी औलाद का जी। और उस वक्त हम चिढ़ जाए ना, अगर सपोज अल्लाह ना करे कि यार ये मेरे को नहीं पूछ रही, बच्चों को ही पूछ रही है, तो ये रॉन्ग होता है। लड़ाइयाँ यहाँ से आगाज़ होती हैं। लड़ाइयाँ अब हमारी इस उम्र में नहीं होती कि मेरे ससुर ने क्या कहा, वो तो अभी दुनिया में हयात ही नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। हमारी लड़ाइयाँ जो नाजायज़ बिला वजह जिसको कुछ ताल्लुक़ नहीं, वो सिर्फ औलाद के लिए शुरू हो जाती है। अच्छा आफ्ताब साहब ये बताएं, बेशुमार करैक्टर आपने किए, दुनिया की आपने सैर की, आप लोगों से मिले, लेकिन कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो पर्दे पर करने हो वाली हो या अपनी ज़िंदगी में हो, जो आप सोचते हो कि अगर मुझे मौका मिले या आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपकी एक कमांड को पूरा किया जाएगा, तो वो कौन सा करैक्टर है या कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहें, जिसकी विश है आपके अंदर? देखिए बहुत सारे काम होते हैं जिसकी ख्वाहिश होती है। जैसे हमारी वालिदैन हयात नहीं है तो हम यही लोगों से कहते हैं कि आप अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जब वो हयात थे तो हमें जहन में भी नहीं आता था कि हमें ये कहना है। ये बड़ी बदनसीबी होती है। इसमें ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ के नाम पर और बाप के नाम पर कोई छोटा सा हॉस्पिटल खोलूँ। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, ये बिल्कुल सही और दिल से कह रहा हूँ कि परेशानी में तो हम रब को याद करते हैं, खुशियों में क्यों रब को याद नहीं करते। तो ये मैं लोगों को दर्श देता हूँ। अच्छा हम कॉमेडियन है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं मुझे कि आप तो बड़ा एंजॉय करते होंगे, हर वक्त घर पे भी हंसाते रहते होंगे, खुश होंगे। तो मैं एक इस पर एक बात करता हूँ कि एक साहब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम है, चेक करें। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद इसे कहा अपने वालिदैन को लिया। उसने कहा मेरे वालिदैन नहीं है। बोला अपने दोस्त को लिया। बोले मेरे दोस्त भी नहीं है। बोला अपने पड़ोसी को लिया। बोले मेरे पड़ोसी भी नहीं है, मेरे दोस्त भी जानवर है। मुझे क्या बीमारी है डॉक्टर साहब बताओ। उसने कहा देखो भाई, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक तुम्हारी बीमारी ऐसी लगी है कि जिसका वक्त कम है। अब तुम कोशिश करो हर वक्त हंसते रहो, अच्छे दोस्तों के साथ बैठो, अच्छी जगह बैठो। अब तुम कहते हो ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरे पड़ोसी है, ना मेरे वालिदैन है। तो तुम इस शहर में एक सर्कस लगा हुआ है, उसमें एक जोकर जब एंट्री देता है तो बुजुर्ग, बच्चा, जवान सब कोई हंसते हैं। तो तुम रोज़ाना, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रोज़ाना एक टिकट लेकर
वो शो ज़रूर देखा करो ताकि तुम इंजॉय करो। उसने डॉक्टर की तरफ देख कर कहा, डॉक्टर वो बदनसीब जोकर मैं ही हूँ। अल्लाह। दिस इज़ द लाइफ ऑफ कॉमेडियन। ये आप कहते नहीं हंस रहा है, ये कर रहा है, जैसे सर अभी मजाक कर रहे हैं, अभी सर को पता नहीं वहाँ जाके क्या करना है। मुझे अभी एक अपना प्रोग्राम है जो मतलब ड्रामा कर रहा हूँ, 2 बजे वहाँ रिकॉर्डिंग पे जाना है। और ये आपके जो प्रोड्यूसर खोकर, वो इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं ज़िंदगी में जब ड्रामों में एक सीरियल थी 175 किस्तें किया, उसमें ये आए थे और सीख रहे थे। अब ये ऐसे भी दोस्त होते हैं, अभी मुझे मिले, आना है, मैंने कहा गया। तो हमें दोस्तों की भी तलाश है, ऐसे प्यार करने वालों को जो इतना अच्छा काम करते हैं इसकी भी तलाश है, ऐसी होस्ट जो घर पे लड़वाना चाहती है उसकी भी तलाश है। नहीं अल्लाह ना करे। मेरी कोशिश होगी कि आप हमेशा खुश रहें, आपको आपकी औलाद की खुशियाँ नसीब हों। बल्कि मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि दुआ करें कि जितने वालिदैन हैं, औलाद उनकी आंखों की ठंडक बन जाए, क्योंकि इस दुनिया में औलाद के अलावा कोई और सरमाया नहीं। और अगर अब वही आपके ख़िलाफ़ हो जाती है ना, या आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ करती है, तो मैं उस सिचुएशन से तो नहीं गुजरी, लेकिन हाँ मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि उससे बुरी या उससे तकलीफ दे चीज़ माँ बाप के लिए कोई नहीं हो सके। एडवोकेट साहब ये बताएं, आपको कभी ख्वाहिश हुई, आपको यकीनन कभी ऑफ़र भी हुई होगी कि आप ड्रामा करें या स्टेज करें, एक्टिंग करें। आप अभी बैठे जिस तरह आप जुमलों का फिलबदी जवाब दे रहे हैं, तो आप में वो टैलेंट तो मौजूद है। तो आप कभी मौका हुआ तो आप करना चाहेंगे, एक्टिंग, पर्दे पे आना चाहेंगे ऐसे? मेरे ख्याल में जो लाइफ है तो ये तो वैसी एक्टिंग है। वाह। चाहे हम जिस फील्ड में जाएं, जिस तरह जाएं, तो ये बेसिकली एक्टिंग है। लेकिन मुझे शुरू में जब मैं बिल्कुल यंग था, तो मुझे ये जो टीजेस वगैरह का उनकी ऑफ़र हुई थी कि ये कपड़ों मॉडल के तौर पे, तो मेरे चचा बड़े सख्त है, हयात अल्लाह ज़िंदगी दे इस वक्त, तो मैं उससे डर था। मैंने कहा, क्योंकि मैं अपने वालिद से ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा कट्टर मजहबी दोस्त हैं, तो मैंने कहा इजाज़त नहीं देंगे, मार देंगे मुझे। लेकिन मैं कहता हूँ हर शोबे में होना चाहिए, हर शोबे में हिस्सा लेना चाहिए। और ये बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ, जो ये एक्टिंग भी करते हैं, ड्रामे, कॉमेडियन या जो भी फील्ड में, वैसे मैं ये करूँ बेसिकली ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की। ये लोगों को हंसाने का, लोगों को एंटरटेन करने का, लोगों को एजुकेट करने का। जो सीरियस ड्रामे होते हैं, दूसरे होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे माशरे को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए पढ़ना है। जैसे हम लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो ये एक आम जनरल अवेयरनेस है जो लोगों को देते हैं थ्रू मीडिया। तो मैं कहता हूँ ये भी खिदमत है इसके बारे में। एग्जैक्टली। अच्छा साहब, आप ये तो बताएं, ये आखिर राज क्या है? मैं भी आपको जब से 1 to 1 तो हम आज मिले, ठीक है ये, लेकिन हमने जब भी आपको देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको सेहत दे रहा, वैसे ज़िंदगी दे आपको, हमने आपको ऐसे ही देखा। कोई ख़ास कोई राज है इसके पीछे? क्या आपकी रूटीन है? थोड़ा सा इस बारे में भी शेयर कीजिए हमारे साथ। एक है क्या? मैं सबसे कहता हूँ, किसी से हसद ना करो। एवरी टाइम यू हैप्पी रहो। हसद करने वाला इंसान कभी भी कहीं भी कामयाब नहीं होगा। उसकी हसद की वजह से उसकी जो बॉडी है वो कम होती जाएगी, ब्लड कम होता जाएगा। आप हसद ना करो। आप अगर, मैंने अभी सर को देखा और सर ने कहा कि मैंने ड्रामे में ना काम किया, अभी बाहर ही मैं इनको ऑफर करूंगा कि सर एक रोल करें। क्योंकि जिस तरह ये बात कर रहे थे, जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए। हम लोग आप देखें ना कैसे स्टाइल से बैठे हुए, मगर थोड़ा सा डर भी लगता है। ये मुझे नहीं पता कि एक्टर का स्टाइल है या एक्टर का। अच्छा, ये जेंटलमैन स्टाइल है। और जेंटलमैन की जरूरत हर जगह पर होती है। हाँ, और हर आदमी एक्टर है, डॉक्टर एक्टर है। डॉक्टर से आप पूछो कि आप उसे पता है, फिर भी आप पूछो डॉक्टर साहब ये गोली मैं सुबह खाऊं, कब खाऊं? अब डॉक्टर एक लम्हे के लिए सोचेगा, आप ऐसा करो 3 टाइम खाओ, हालांकि उसको पता है कि मुझे 3 टाइम कहनी है। आप पेट की तकलीफ कहेंगे, अच्छा यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पता है कि ये जब मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और, एक मरतबा एक चैनल पे हम बैठे हुए थे, तो साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई थी वो जो, तो वो शो उस दिन कैंसिल हो गया, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बीबी आप ये बताओ कि आप डॉक्टर है? कह रहे नहीं। मैंने कहा आप मेडिसिन देते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा तो क्या होता है? बोले वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो मैंने कहा आप क्या हो? साइकोलॉजिस्ट हो। अच्छा, फिर मैंने पूछना, मैंने ये बताओ कि आप क्या करते हैं, मतलब आप किस तरह लोगों को जो इलाज वगैरह करते हैं? कह रहे हम बातों से दरअसल में वो करते हैं कि आप इस तरह ना करें, बिहेवियर इस तरह रखें, इस तरह करें, जैसा भी आफ्ताब साहब बता रहे थे इस हवाले से। तो मैंने कहा ये काम तो हम रोज़ करते हैं, ये तो हम रोज़, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो ये डॉक्टर के पास भी ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो वो वैसी केस लड़ने की बजाय उसको सेटिस्फाइड करना, जो है ना, उसको डिस्कस करना, वो समझ लो 80% तो वो वहीं से मुतमईन हो जाता है। काउंसलिंग कर देते हैं। काउंसलिंग बेसिकली उसमें। तो क्यों, अच्छा बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखे
बंदे को देखा, यूं देखा, पर्ची लिखी दे दी, यकीन करेंगे वो मरीज शायद वो दवाई भी भेज नहीं। बहुत सारे डॉक्टर है जो उसको बोलते हैं नहीं जी आप इस तरह कर लें, आप इस तरह दवा खा लीजिए, वो मरीज वही दवा खाने से पहले ही ठीक हो जाता है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट है ये भी। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप अच्छा, हम सामने वाले आपसे को एक सवाल सुन ले। करते हैं, हम जी, आपसे जी। सवाल अच्छा। करते हैं, आप सबसे पूछते आपने हैं। बड़े सवाल कर लिए, बोला बहुत आपने बहुत कर लिया, मैं घर से भी निकलवा दिया, लेकिन अब हम आपसे सवाल करते हैं, आपको ये कैसे शौक हुआ कि आप ये होस्टिंग करें? और ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है कि फिल्मबदी किसी आर्टिस्ट से बात करना, उसी के लिंक से उससे ये बात किसी गेस्ट करना। ने सवाल नहीं किया होगा आज तक। जैसे आप पहली सर बार- एडवोकेट है तो उसी हवाले से कर रहे हैं, मैं एक मज़ाहिया फनकार या मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ जो भी, तो मेरे हवाले से ये आपको कैसे शौक हुआ? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने ये शौक मेरा नहीं था, ये तो? मेरी माँ का शौक था। मेरी वालदा का शौक था। और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे, हर इंसान की चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो खुद परसू नहीं कर पाता, उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ख्वाब देखे जिनको मैं आगे लेकर चल रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में उनकी खुशियों को पूरा कर सकूँ। तो मैं आज जहाँ पर भी हूँ, मैं अपनी माँ की दुआओं की वजह से